औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान को डैमेज कर रही है। ये एक जनरल सा टॉपिक है, लेकिन मेरा काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम था कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दूं, मे बी कि आपके जो एसेज होंगे उनके अंदर आप इसको यूज़ करते हुए अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हम इवेंट्स को देखें तो काफ़ी इवेंट इस टाइम हो चुके हैं। सबसे पहले 2005 के अंदर जो अर्थक्वेक आया, इसने हिला के रख दिया ओवरऑल पाकिस्तान को। सिमिलरली 2010 के अंदर सुपर फ्लड्स है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 2015-16 के अंदर हीट वेव्स आई जिसने तकरीबन 2000 लोगों की जान ली। उसके बाद अगर 2021 के अंदर अर्बन फ्लडिंग थी, कराची के अंदर, इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 2022 के अंदर जो फ्लड्स थे, इन्होंने तकरीबन मोर दैन $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 2023 के अंदर बेपर जो था साइक्लोन, शुक्र है कि वो अपना जो रुख था वो मोड़ गया। उसके बाद जिस तरीके से वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे जो डिजास्टर्स हैं इनको आप कोट कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स इन क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज। अब अगर हम फैक्ट्स देखें थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो यूएनडीपी और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान में रन आउट ऑफ वाटर बाय 2025। ठीक है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान की जो 51% ऑफ लैंड है ये इज अंडर डिजर्टिफिकेशन। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ही मुताबिक 80% ऑफ पाकिस्तानी लैंड इज एरिड और सेमी एरिड और अनएबल टू इरीगेट। ठीक है। और यहाँ पर ये जो लैंड है जो कि एरिड या अनएरिड है और इट इज अनएबल टू इरीगेट, ये तकरीबन होम है 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट इट इज़ ऑन द रिसीविंग एंड। सिमिलरली अगर हम फर्दर देखें तो द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ब्रीफ द कैबिनेट मीटिंग ऑन द नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी मार्च 9 2023 के अंदर। ये इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू आ सकता है कि 2021 के अंदर पाकिस्तान वाज अमंग द 3 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्या था, द मोस्ट टॉप 3 पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है। और इसके अंदर जो कराची और लाहौर थे, दे वर ऑन द टॉप। उसके बाद जी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंक्स पाकिस्तान फिफ्थ मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री विद 152 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या एपिसोड्स ओवर द पास्ट डेकेड। 152 इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके अंदर एक दो जो मैंने अभी आपको कुछ बताए हैं। ठीक है। ये एक दो नहीं है, काफ़ी हैं, मतलब कि जिनके अंदर मैंने फ्लड्स भी बताया आपको, अर्थक्वेक्स बताया, उसके अलावा अर्बन फ्लडिंग, हीट वेव्स, ये सारे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से इम्पैक्ट्स क्या हुए पाकिस्तान को, क्योंकि जो टॉपिक था हमारा हाउ क्लाइमेट चेंज इज डैमेजिंग पाकिस्तान। तो अगर आप देखें तो इकोनॉमिक लॉस, आप देखें कि हम $1 बिलियन से पिछले तकरीबन 4 से 5 माह से आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे हैं और हमें विद इन अ मंथ $30 बिलियन का नुकसान हुआ। ठीक है। उसके अलावा अगर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो हमारे ट्रेन, रेल्स, रोड, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारे तबाह हो गए थे जब ये 2022 के अंदर फ्लड्स आए थे। उसके बाद हम ये तो हो गया ना नेचुरल इश्यूज की वजह से। उसके अलावा कुछ हमारे मैन मेड इश्यूज भी हैं जिनके अंदर पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड। हम चौथे नंबर पे हैं यूएन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पाकिस्तान इज़ द फोर्थ बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो हमें चाहिए कि क्योंकि 2025 तक हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में रन आउट ऑफ वाटर, तो हमें पानी का ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, जब हम वज़ू कर रहे होते हैं, जब हम नहा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है उसको ख्याल करना चाहिए। हमें शावर लेने की बजाय हम अगर जो बकेट है उसे यूज़ कर लें तो इट विल बी बेटर। ठीक है। हम जो वाइल ब्रशिंग, अगर हम अपना जो नल है उसको बंद कर दें
इस तरह के छोटे छोटे जो काम हैं, हम अपने जो इरिगेशन के डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, उसके अंदर अगर हम देखें तो हम नए नए जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से ड्रिप एंड वाटर इरिगेशन मेथड हो गया, स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड हो गया, इंस्टेड ऑफ फ्लडिंग, जो फ्लड वाटरिंग है अभी हमारे पास वही चल रहा है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑन डिक्लाइन। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो 1951 के अंदर पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, इट वाज 53% ऑफ जीडीपी। 1980s के अंदर ये तकरीबन 32% पे आ गया। और अगर आप 2023 के अंदर इसे देखेंगे तो इट इज़ राउंड अबाउट 19 से 18% ऑफ जीडीपी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर है, इट इज़ ऑन द डिक्लाइन। अब पाकिस्तान इससे बच कैसे सकता है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। और अगर आपका इसके ऊपर ऐसे आ जाता है, मैं ट्राई करूंगा कि इसी के ऊपर एक ऐसे भी बना दूं क्लाइमेट चेंज का, कि किस तरीके से पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उसको काउंटर कर सकता है। तो उसके ना आपको चार मैं दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म के प्लान्स, और चार ही मैं दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म के प्लान्स। शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे पहले आपने वो जो गरीब लोग जो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, जो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट्स कि वो आएँ और हमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दें, जिनके घर टूट गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, ठीक है, जिनका सारा सामान उजड़ गया, उनको अब इस टाइम आपकी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की, या जो वेल्दी पीपल हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और ये अल्लाह ताला ने सूरह में अल मेराज के अंदर ये फरमाया भी है कि अल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, कि उनके हक, उनके मालूम, उनको जो दिया गया उसमें से एक मालूम हक है उनका, लिसाइल वल महरूम, जो कि साइल हैं या जिनको महरूम किया गया उनको। ठीक है, तो ये जो वेल्दी लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके ऊपर ये उनकी ड्यूटी है कि दे हैव टू हेल्प दोज पीपल हु आर इन नीड। तो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उनको फिजिकली कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे। ये शॉर्ट टर्म प्लान है। Similarly, infrastructure building, camps building for rural Sindh where IDPs can live in times of disasters. हमारे पास ना कुछ इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स होनी चाहिए जहाँ पर, अब हमें कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद कोई ना कोई फ्लड आता है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाम है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो हमें कुछ इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, इस तरह के कैंप्स बना लेने चाहिए कि जब इस तरह का कोई इवेंट आएगा तो हम जितनी भी आवाम होगी उसको उस टाइम से वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। इससे जो लोग रजिस्ट करते हैं वो भी नहीं करेंगे और हमारा वो काम भी हो जाएगा। सिमिलरली हेल्पिंग मार्जिनलाइज माइग्रेंट्स और आईडीपीज, उनको फूड, उनको शेल्टर, और उसके अलावा जो उनको मेडिसिन हो गया, जो नीड्स होती है, कपड़े वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो नेसेसरी थिंग्स हैं, उनसे उनको हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद ये मैनेजमेंट, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो लैक ऑफ मैनेजमेंट है। हमसे ना फाइनेंस मैनेज हो रही है, ना हमसे पॉलिटिक्स मैनेज हो रही है, ना हमसे सोसाइटी मैनेज हो रही है, जिसकी वजह से इस टाइम मुल्क जो है पॉलिटिकली भी इंस्टेबल है, इकोनॉमिकली हम क्राइसिस के अंदर हैं, और सोशली हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं या जो एक्सट्रीमिज्म है उससे लड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें जो है इनको मैनेज करके चलना चाहिए। हमें वाटर की भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हमें क्लाइमेट की भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हमें इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, हमें पॉलिटिक्स के अंदर डायलॉग करने की ज़रूरत है, हमें सोसाइटी के अंदर या जो सोशल इश्यूज हैं जिनके अंदर एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, उनके साथ भी डील करने की ज़रूरत है, आइदर विद स्टिक पॉलिसी और जो है कैरेट पॉलिसी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं आपको कुछ सजेशंस दूं तो सबसे पहले डैम्स, उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने की कोशिश करें। और डैम्स भी इस तरह के हों कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हों, उसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती और आप इजीली उस एरिया को भी कवर कर लेते हैं। सिमिलरली स्टोरेज कैपेसिटी अपनी इसको इंक्रीज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, स्टोरेज वाटर टैंक्स अंडर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर इसको यूज़ किया जाए तो ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है कि जिस तरीके से पार्क्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, या और भी जो इस तरीके के मेजर जो गवर्नमेंट की जगह हैं, वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक्स बड़े बड़े बना दिए जाएं, ताकि वहाँ पर जो वाटर है उसको स्टोर किया जाए और इन टाइम ऑफ नीड उसको यूज़ किया जा सके। इसी तरह आप घरों की छतों के ऊपर भी रेन वाटरिंग, इसको रूफ वाटरिंग कहते हैं या रूफ रेनिंग, इस तरह का एक कंसेप्ट है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने देखना है कि रेन को किस तरीके से रूफ के ऊपर हम सेव करके और उसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हों, लाइक सोलर, न्यूक्लियर, वाटर, हाइडल। पाकिस्तान के पास 1046 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। आप उसके ऊपर अगर आप हाइडल के प्रोजेक्ट भी लगाएं ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप उस जो एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है, करेगा कौन? दैट इज़ वन ऑफ द मेजर हर्डल एंड ऑब्स्टेकल इन पाकिस्तान। उसके बाद ये अवेयरनेस कैंपेन्स ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, लाइक वाटर के बारे में, लाइक क्लाइमेट के बारे में, फ्लड्स के बारे में। इसके लिए आपको जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिस तरह कोविड के दौरान इन्होंने अपना काम किया, जो रिंग टोन बेल्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए आप मैसिव मीडिया कैंपेन्स करें, लाइक हर चीज़ को यूज़ करें, लाइक आप प्रिंट मीडिया हो गया, आपका रेडियो, उसके अलावा आपको टेलीविज़न, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर चीज़ को यूज़ करते हुए आप अवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच दिलाएं और उनको बताएं कि कितना आपके मुल्क के लिए वाटर क्योंकि स्कार्सिटी है तो उसको हम तरीके से यूज़ करें। सिमिलरली क्लाइमेट को डील करने के लिए आप उनको बताएं, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए आप उनको बताएं, तो इससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद जी ये एक मेरी एक आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि 20 से 30 साल की ना एक पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्योंकि पॉलिसी है तो 20 से 30 साल की एक पॉलिसी होनी चाहिए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स आए जाएं लेकिन इस पॉलिसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये पॉलिसी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चलाएं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इस पॉलिसी की वायलेशन करता है तो ही और शी मस्ट बी हैंड। ठीक है, ये यहाँ पर हम क्योंकि हम इस तरीके की एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि फ्रॉम गोइंग फर्दर इट विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जिस तरह अंटोनी गुटरेस ने अभी जो लास्ट टाइम कॉप हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये शायद इजिप्ट के अंदर जो हुई थी, शर्म अल शेख के अंदर, उस वक्त उसने कहा था कि द प्लेनेट इज हैंगिंग विद द रोप ऑफ सैंड। ठीक है, और अगर हमने अभी ना किया तो वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द हेल। तो ये वाकई हकीकत बात है कि हम जिस तरीके से हम जा रहे हैं अब इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो सदरन एरियाज़ हैं, आप साउथ पंजाब की बात कर लें, आप बलूचिस्तान का एरिया कुछ देख लें, आप सिंध का एरिया देख लें, आप इवन के लाहौर के अंदर इतनी गर्मी होती है कि इट इज़ अनबेरेबल। ठीक है, विदाउट एसी आप वहाँ पर गुजारा नहीं कर सकते। तो हमें, हम जिस तरीके से जा रहे हैं हमें अपने आप को समझना होगा, हमें चीज़ों को देखना होगा। इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन अपने मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। कब? जब हम इसके ऊपर कोई काम करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन अपने जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कुछ इस तरह की तौफीक अता फरमाए कि हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू जी, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।